नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसे हिंदी में कहा जाता है धातु और अधातु। सो you are familiar with a number of materials like iron, aluminium and copper. आप एल्यूमिनियम या फिर लोहा या फिर तांबे जैसे कुछ पदार्थों के बारे में आपने सुन ही रखा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल दी गई है 4.1 और टेबल के आधार पर आपको उनकी वो दिखावट में वो कैसे हैं, उनकी हार्डनेस कैसी है या फिर वो दिखने में शाइनिंग है या डल है, उस आधार पर आपको टेबल 4.1 पूरी करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है एक ऑब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट है आयरन। तो आयरन की अगर हम अपीयरेंस देखें तो कैसी अपीयरेंस होती है उसकी? शाइनी अपीयरेंस होगी। लेकिन ऐसे ही अगर हम उसकी हार्डनेस देखें तो आयरन इज वेरी हार्ड। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम ले लेंगे कोल की। अगर हम बात करें तो कोल का अगर आप अपीयरेंस देखो तो वो शाइनी नहीं होता है, ये डल अपीयरेंस होती है और ना ही ये ज़्यादा हार्ड होता है। अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर का भी क्या नेचर है भाई, अपीयरेंस अगर हम देखें तो डल अपीयरेंस होगी और ये भी बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। अब अगले आ गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की अपीयरेंस शाइनी होती है और इसकी हार्डनेस भी ज़्यादा होती है। इसी प्रकार कॉपर की भी बात करें तो ये भी शाइनी मटेरियल रहेगा और वेरी हार्ड। तो यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण देखे और उन उदाहरणों से हमने ये पता किया कि कुछ पदार्थ दिखावट में एकदम चमकीले होते हैं तो कुछ डल होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं तो कुछ मटेरियल बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं। तो कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स? तो क्या आप बता सकते हैं इनमें से मेटल्स कौन कौन से हैं? आप जो नाम बताएंगे मेटल्स के, यानी ऐसे सारे, अगर आप इस टेबल को देखते हैं तो यहाँ पर जितने भी शाइनी मटेरियल्स हैं, शाइनी मटेरियल्स कौन कौन से होंगे? आयरन हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। तो ये तीनों किसके उदाहरण होंगे? मेटल्स के उदाहरण होंगे। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स क्या होंगे? वो नॉन मेटल्स होंगे, वो मेटल नहीं होंगे, वो नॉन मेटल होंगे। तो मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग करने का, डिस्टिंग्विश करने का एक तरीका तो क्या है कि उनकी अपीयरेंस देखी जाए कि वो दिखने में कैसे लगते हैं। तो इसके साथ उसमें आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी जाए कि ऑक्सीजन से रिएक्शन के साथ मेटल्स क्या प्रोडक्ट बनाएंगे और नॉन मेटल्स क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, दूसरे केमिकल HCl के साथ दोनों क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उसमें डिफरेंस के आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई पदार्थ मेटल है या फिर नॉन मेटल है। अब यहाँ पर सबसे पहले इस टेबल के हिसाब से तो हमने क्या पता लगाया? एक तो लस्टर नेचर पता लगाया, यानी चमक अपीयरेंस के आधार पर कि वो शाइनी है या डल है। उसकी हार्डनेस के बारे में पता लगाया कि वो मटेरियल हार्ड है या हार्ड नहीं है। तो ये सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होंगी, ये सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी। किसी भी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत लस्टर कैटेगरी और हार्डनेस आएगा, चमक से संबंधित, और वो कितना पदार्थ हार्ड है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी किसी भी मेटल के या नॉन मेटल के भौतिक गुण कौन कौन से हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं। So have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like spade, shovel and axe? Okay, तो क्या आपने कई बार देखा होगा ब्लैक स्मिथ यानी क्या होता है? कोई लुहार को आपने देखा होगा जो लोहे के टुकड़े या फिर लोहे से बनी चीजें जैसे कि फावड़ा हो गया या कुल्हाड़ी हो गया, तो इनसे का उपयोग करके वो कई चीजों को पीटते होते हैं। हम भी हथौड़ी हो गई, तो हथौड़ी और इन सब का आगे का भाग क्या किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। तो उससे कई बार वो किसी चीज को के बीट कर रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि उस जिस भी पदार्थ को बीट किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो उसकी शेप में क्या होगा? उस आर्टिकल की शेप में, क्योंकि उसको पीटा जा रहा है तो उसमें कुछ परिवर्तन आएंगे। लेकिन यही चीज क्या आप वुड लॉग के साथ कर सकते हैं? क्या आप लकड़ी को या फिर आप कोयले के टुकड़े को अगर आप पीटोगे किसी के ऊपर तो क्या उसकी शेप, उस आर्टिकल की शेप में चेंज आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो एक और हम बात कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस की, कि मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होती हैं।
और इसी के साथ मेटल्स जो हैं अगर उनको पीटा जाए, अगर हम मेटल्स को क्या कह सकते हैं, बीट किया जाए, तो वो शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल शीट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी को मैं बस ऐसे सुना देती हूँ कि आपको एक लोहे की कील लेनी है, एक कोयले का टुकड़ा लेना है, एक एल्यूमिनियम का तार लेना है और एक पेंसिल की लीड लेनी है। अब आपको क्या करना है कि एक हथौड़े से सबसे पहले कील को पीटना है। कील को आप पीटेंगे, ध्यान रखिएगा कील को पीटते समय आप अपने हाथ पे ना लगा लें। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ कि आप अपने आप को कोई चोट ना पहुंचा लें। उसके बाद आपको एल्यूमिनियम के तार को भी ऐसे जोर जोर से पीटना है और उसके बाद आपको कोयले के टुकड़े को पीटना है और चौथा जो पेंसिल का लेड दिया गया है उसको भी आपको पीटना है। अब यहाँ पर जो भी आपके ऑब्जर्वेशन आए उस ऑब्जर्वेशन को आपको इस टेबल के अंदर भरना है। तो आप क्या देखेंगे कि जब आयरन का लोहे की जो कील है या फिर जो एल्यूमिनियम का जो वायर है, इन दोनों को जब पीटा जाएगा तो इनके आकार में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन कैसा होगा, ये थोड़े चपटे हो जाएंगे, शीट में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन कोल का पीस या पेंसिल लीड जो है उसमें किसी प्रकार का इस तरह का परिवर्तन नहीं होता कि वो किसी शीट में परिवर्तित हो जाए। So you saw that the piece, the shape of the iron nail and the aluminum wire change on beating. उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए हैं। इफ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स। अगर इनको बहुत ज़्यादा पीटा जाए तो ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने देखा ही होगा कि कई जो स्वीट्स होती है, मिठाइयाँ होती हैं, उनके ऊपर एकदम चांदी की बर्फ की पूरी लेयर होती है, तो वो एक शीट ही, एक सिल्वर क्या है, एक तरह का मेटल है, तो उससे एक शीट बनाई जा सकती है। इसके साथ साथ आपने एल्यूमिनियम फॉइल भी देखा होगा, जब फूड को रैप करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि मेटल्स में खास प्रॉपर्टी होती है जिससे कि अगर उसको बहुत ज़्यादा पीटा जाए तो वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है और उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलेबिलिटी, और हिंदी में से कहा जाता है आघात वर्धनीय, यानी आघात करने पर वो बढ़ जाता है, शीट में परिवर्तित हो जाता है। तो मैलेबिलिटी यानी मेलेबिलिटी का मतलब होता है अगर मेटल को हम पीटते हैं और वो शीट में परिवर्तित हो जाता है तो ये प्रक्रिया कहलाती है मेलेबिलिटी। नाउ दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो हमने अभी तक कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखी, जैसे अपीयरेंस देखें तो मेटल्स की अपीयरेंस शाइनी होती है, मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, और अब ये हमने एक और प्रॉपर्टी देख ली कि मेटल्स जो हैं उनमें मेलेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। As you have must noticed, materials like coal and pencil they do not show such type of property. यानी कोल और पेंसिल लीड में इस प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं दिखती है, तो वो मेटल होंगे, हम उनको मेटल नहीं कहेंगे। ओके, तो एक और यहाँ पर हमको प्रॉपर्टी मिल गई मेटल्स की और डिफरेंस मिल गया। अब हम देखते हैं, कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विदाउट द प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड डू नॉट गेट हर्ट। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने कोई मेटल का कढ़ाई ली है, आपने उसको गर्म किया है और बिना किसी हैंडल के आप उसको आराम से बिना किसी दर्द के उठा सकते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी या तो वुडन की या किसी प्लास्टिक के हैंडल की, तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है ताकि हमें किसी प्रकार की चोट ना आए। तो इससे आप क्या बता सकते हैं कि वुड और प्लास्टिक जो हैं वो क्या होते हैं, वो विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के साथ साथ ऊष्मा के भी कुचालक होते हैं। ये चीज़ हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। तो ऊष्मा के चालन के विषय में हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि हीट ट्रांसफर जो है वो वुड और प्लास्टिक के थ्रू नहीं होता है। सो दे आर नॉट द कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर दी वर्क एज द इंसुलेटर। यू मस्ट हैव सीन, तो यहाँ एक और हमने प्रॉपर्टी देखी कि ऊष्मा का चालन मेटल्स में नहीं, मेटल्स में होता है और नॉन मेटल्स में नहीं होता है। अगला है, यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। आपने देखा ही होगा कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो अपने स्क्रू ड्राइव का उपयोग करता रहता है। What kind of handles does it have and why? यहाँ पर आपको देखना है कि उनका जो हत्था होता है वो पेचकस का वो किस प्रकार का होता है। अब हम यहाँ पर आपने इस प्रकार का जो सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, वो देखा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक टेस्टर हम देख रहे हैं।
यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोई भी वस्तु में जब विद्युत का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए वो एक पूरा सर्किट बनाते हैं और उसके हिसाब से देखा जाता है कि वो बल्ब जलता है या फिर वो बल्ब नहीं जलता है। तो यहाँ पर टेस्टर का उपयोग किया जाता है। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको विद्युत के प्रवाह करने के लिए यहाँ पर देखिए आपने पूरा परिपथ बनाया है और साथ में कुंजी कोई की न लगाकर हमने यहाँ पर एक लोहे की छड़ रख दी है। तो यहाँ पर लोहे की छड़ रखते हैं, लोहे की कील रखते हैं, तब उस कंडीशन में लाइट जल रही है। लेकिन क्या हम सल्फर रखेंगे तो लाइट जलेगी? क्या हम कोल का पीस रखेंगे तो क्या लाइट जलेगी? या फिर हम कॉपर का वायर रखेंगे तो लाइट जलेगी? हाँ, तो हम देखेंगे कि जब हम पूरा एक विद्युत का परिपथ बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, उस परिस्थिति में सिर्फ अगर हम ये चारों रखें तो आयरन नेल का उपयोग करने पर और कॉपर वायर का प्रयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, यानी दे आर दी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयरन नेल एंड कॉपर वायर आर दी गुड कंडक्टर। लेकिन सल्फर या कोयले की बात करें तो उस परिस्थिति में वो किसी लाइट को नहीं जलाएंगे, सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हमें एक और प्रॉपर्टी पता चली। तो पहली प्रॉपर्टी हमें मिली थी कि मेटल्स शाइनी नेचर के होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं, इनमें मेलेबिलिटी होती है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब यहाँ पर आप देखिए पहेली क्या कह रही है कि उसने अब पता किया कि मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग our experiences and then of this activity was to show that metals are good conductor of heat and electricity, जिसके बारे में आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। अब हम एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं मेटल्स की। Where do you find the use of aluminium and copper wire? आपने देखा होगा एल्यूमिनियम वायर या कॉपर वायर का उपयोग होता है। क्या आपने कभी ऐसा वायर देखा है जो कोयले का बना हो या सल्फर का बना हो? डेफिनेटली नॉट। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि मैंने कोयले के वायर का उपयोग किया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मेटल जो है किसी वायर में, किसी तार में भी उसका उपयोग किया जाए, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी। धातु का वह गुण, मेटल का वह प्रॉपर्टी जिससे उसे खींचकर अगर हम पीटेंगे तो वो मेलेबिलिटी होगा। हमने उसको पीटा मेटल को और वो शीट में बदल गया, वो मेलेबिलिटी है। हमने उसको खींचा और खींचने से वो तार में बदल गया, एक वायर में बदल गया, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा? डक्टिलिटी कहा जाएगा। हैव यू एवर नोटिस डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट एंड मेटल कॉइन और अ पीस ऑफ कोल? और इसी के साथ क्या आपने देखा है कि हमने एक सिक्के को गिरा दिया या फिर किसी कोयले के टुकड़े को गिरा दिया या फिर किसी लोहे की प्लेट को गिरा दिया, तो क्या सब में सेम टाइप का साउंड आएगा? नहीं, उनमें अलग अलग टाइप का साउंड होगा। अब अपने स्कूल में भी घंटी जब बजती है तो क्या आपने कभी देखा है कि लकड़ी की बेल बनाई गई है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहां पे हम मेटल्स का उपयोग करते हैं। तो ये एक और प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। So have you seen wooden bells in the temples? Can you give a reason? आपने कभी देखा है कि लकड़ी की घंटियां होती हैं? भाई नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उनमें से आवाज ही नहीं आएगी। The things made up of metal produce a ringing sound when struck hard. ठीक है, जब भी धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो एक अलग ही एक साउंड निकल के आता है। Suppose you have two boxes similar in the appearance. One is made up of wood and another is made up of metal. तो आप बताइए कि आप दोनों में अगर उनको स्ट्राइक करेंगे दोनों को, तो किसमें आवाज आएगी? कौन से धातु किससे आवाज आएगी? ओके, सो सिंस मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, तो प्रॉपर नॉर्मल सी बात है कि मेटल्स जो है वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगी। धातु जो है कुछ ध्वनि, कुछ साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है सोनोरस। तो ऑल द मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सोनोरस। यहाँ ये बात रखनी है, लेकिन नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं। तो यहाँ एक और प्रॉपर्टी हमको मिल गई है। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स देने के बाद हम बता सकते हैं कि ये सारी चीजें किस में प्रेजेंट होती हैं? मेटल्स में। क्या? मेटल्स हार्ड होते हैं, चमकीले होते हैं, लश्रस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये सारी प्रॉपर्टी है तो वो मेटल होगा, ये सारी प्रॉपर्टी नहीं है तो वो नॉन मेटल होगा। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं मेटल्स के, जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी क्या हैं? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स।
और इसी का उल्टा आप कर दीजिए, अपीयरेंस में डल हैं, जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे उन पे हैमर हथौड़ा लगाया जाता है, कोई आवाज़ नहीं आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑल आर नॉन मेटल। और नॉन मेटल के एग्जाम्पल क्या होंगे, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। अब यहाँ पर एक बात दे रखी है कि सारे मेटल वैसे तो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो कि हार्ड नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, उन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी भी एक मेटल है और वो लिक्विड होती है। ये कुछ एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मेटल है मर्क्यूरी, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसी के अलावा कुछ मेटल जो हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। तो ये सारी बातें थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी मेटल धातु और अधातु की रासायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करते हैं ये दोनों, तब क्या होता है। आप इस चीज़ से तो समझते होंगे, रस्टिक ऑफ आयरन, यानी जब लोहे में जंग लग जाता है, ये चीज़ तो आप जानते हैं। तो जंग लगने की अगर आप प्रोसेस है उसको रिकॉल करेंगे, पिछली क्लास में आ चुकी है, जो कि 7th में एक एक्टिविटी थी, वो आपको याद होगी। इसी के साथ आपने 7वीं क्लास में देखा होगा कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसको वायु में जब उसका दहन किया जाता है, वहाँ भी आपने देखा होगा कि उसके ऑक्साइड बनते हैं, यानी आयरन और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो उनके ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है, पूरी एक्टिविटी आपको दी गई है। तो इस एक्टिविटी में क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। आयरन, ऑक्सीजन और जल अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करनी है। यहाँ पर आपको ये पूरा जो प्रोसेस है वो किस प्रकार जंग लग रहा है उसे आपको देखना है। तो लगभग आपको क्या करना है, 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करना है, जो भी लोहे का रस्टिंग हो चुका है उसको इकट्ठा करना है, उसे थोड़े से पानी में घोल देना है। और अब आप पाएंगे कि वह अब क्या होगा कि उसे अच्छे से हिलाते रहना है, धीरे धीरे धीरे। फिर वहाँ पर आपको लिटमस पेपर का प्रयोग करना है, नीले लिटमस पेपर का भी प्रयोग करना है और लाल लिटमस पेपर का भी प्रयोग करना है, ताकि आपको पता चले कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो इस एक्टिविटी को करने से हमें क्या पता चला कि ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब क्या है कि ये एक क्षारीय या बेसिक नेचर का होता है। जो मेटल का जो ऑक्साइड बना है, जो आयरन ऑक्साइड बना है, वो किस नेचर का होगा, वो बेसिक नेचर का होगा। अब यहाँ देखते हैं क्या कॉपर जो है उसमें भी रस्टिंग का प्रोसेस होता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार कॉपर के जो वेसल्स होते हैं उनमें ग्रीनिश डिपॉजिट हो जाता है उनकी सरफेस पर, वो क्या होता है। तो हाँ, कई बार जब कॉपर को मॉइस्ट एयर में रखा जाता है तो उसमें एक हल्की सी परत जम जाती है। वो किसकी होती है, ये आपको याद रखना है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, CuOH होल ट्वाइस और CuCO3, ये परत बन जाती है किसके ऊपर, कॉपर के वेसल्स के ऊपर बन जाती है, अगर उसे लंबे समय तक नमी वाले क्षेत्र में रखा जाए। तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो अभी तो हमने बात करी, ये मेटल्स की बात चल रही है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। आपने मैग्नीशियम रिबन को गर्म करने वाला प्रोसेस भी देखा होगा, और उससे जो राख मिलती है, अगर हम उसको पानी में मिलाएंगे, वाटर के साथ ऐड करेंगे, तो आपको बताना है कि उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक है या बेसिक होगा। तो हम यहाँ पर एक कंक्लूजन निकालेंगे कि जब भी मेटल जो है वो मेटलिक ऑक्साइड बनाती है तो उसका नेचर हमेशा कैसा होगा, बेसिक होगा। ओके, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू। इन सारी कंडीशंस में रेड लिटमस जो है वो ब्लू लिटमस में परिवर्तित होता है। ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम हो, वो भी कौन सी प्रकृति का होगा, वो बेसिक होगा नेचर में। इसका मतलब हम जनरल वे में कह सकते हैं कि जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो सब बेसिक होते हैं नेचर से। अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स की तो यहाँ पर हमने बात कर ली, हमने आयरन की बात कर ली, कॉपर की बात कर ली, मैग्नीशियम की बात कर ली कि इन सब का नेचर क्या है, बेसिक प्रकृति के हैं अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं।
अब हम उदाहरण दूसरा लेंगे नॉन मेटल्स की। अब हम बात करेंगे तो नॉन मेटल्स में हमको क्या करना है, थोड़ा सा सल्फर का चूर्ण लेना है, पाउडर ले लेना है, उसे गर्म करना है। अब गर्म करने के लिए चम्मच उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी बोतल का ढक्कन बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप डायग्राम देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको गर्म करना है, वरना इसके लिए इस तरह की एक चम्मच का प्रयोग किया जाता है जिसे डिफ्लेजरेटिंग स्पून कहा जाता है, डिफ्लेजरेटिंग स्पून। तो ये स्पून नहीं है तो आप इस प्रकार से भी स्पून का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है कि जैसे ही सल्फर जो है गर्म होना शुरू कर देगा, बर्न होना शुरू कर देगा, तो उसे एक कांच का जार आपको ये दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी भरना है और इस पूरे जो चम्मच है इसको इसके अंदर डाल देना है, उसको पूरे को ढक देना है जिससे इसमें बनने वाली गैस बाहर ना जाए। उसके बाद उस चम्मच को हटा देना है, गिलास में थोड़ा और जल डालना है और ढक्कन को ढक देना है। अब धीरे धीरे उस गिलास को हिलाना है और उसके अंदर, इसके अंदर ये जो भी लिक्विड है इसमें अब हमें लिटमस पेपर का प्रयोग करना है। तो लिटमस पेपर का प्रयोग करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे एक सारणी आपको दे रखी है जिसमें आपको बेस का नाम और धातु, जिससे कि उसका नेचर क्या होगा, अगर वो मेटल है तो बेसिक नेचर का होगा, अगर वो नॉन मेटल है तो वो एसिडिक नेचर का होगा। तो सल्फर है तो उससे बनने वाला मेटल क्या हो जाए, उससे बनने वाला जो एसिड है वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सल्फर और ऑक्सीजन की जब भी रिएक्शन होती है तो उससे जो बनने वाला उत्पाद होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तब, और सल्फर डाइऑक्साइड की जब वापस जल से रिएक्शन कराई जाती है तो बनता है सल्फ्यूरस एसिड। और सल्फ्यूरस एसिड है क्योंकि, इसलिए वो क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देगा। इसका मतलब नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिडिक होती है। तो ये एक्टिविटी 4.4 हमने पूरी देखी। तो पहला जो एग्जांपल था वो किससे, ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होती है वो हमने देखा। अब दूसरा हम देख लेते हैं मेटल और नॉन मेटल में रिएक्शन विद वाटर। तो मेटल और नॉन मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं वो हम देख लेंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सोडियम जो है बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ये ऑक्सीजन और जल के साथ भी क्रिया कर लेता है। हम सल्फर को ऐसे, सोडियम को हम ऐसे खुले नहीं रख सकते हैं, इसलिए इनमें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है, इसलिए इनको किसके अंदर रखा जाता है, इनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। किस को, सोडियम को। तो सोडियम के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और इसको केरोसिन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये खुले में ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर लेता है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 4.5 है। इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि किसी भी टीचर के द्वारा इसे कक्षा में प्रदर्शित करना है, इसे बच्चों के द्वारा नहीं करवाना है। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले सोडियम का धातु लेना है, बहुत छोटा सा दाना लेना है सोडियम का, कितना, एक गेहूं के दाने के बराबर उसे लेना है। उसे चिमटी से पकड़ना है, हाथ का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर 250 ml का एक बीकर या ग्लास लेना है, उसे आधा जल से भर लो और उसके अंदर वो सोडियम का धातु डाल दो। अब फिल्टर पेपर का उपयोग करके उसे सुखा लेंगे और उसे रुई के छोटे से टुकड़े में लपेट लेंगे। ओके, और रुई में लिपटे हुए सोडियम के टुकड़े को फिर वापस बीकर में डाल देंगे। जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो हम बीकर को छुएंगे और बीकर को छूने से हमें पता चलेगा कि बीकर थोड़ा सा गर्म होता है। अब वो गर्म क्यों है, और वहां पर हमें दोनों लिटमस पेपर का भी प्रयोग करना है कि वो एसिड है या क्षार है। यानी आपने क्या किया, आपने सोडियम के टुकड़े को देखा, उसको बाहर रखा, क्योंकि हम एकदम हवा में नहीं रख सकते, तो उसको केरोसिन से निकाला है, केरोसिन से निकालकर जल में डाला है, उसको वापस सुखाया है और देखोगे कि बाद में वो थोड़ा सा गर्म हो गया है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जो सोडियम है वो वाटर के साथ बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है। तो सोडियम एक, क्योंकि दूसरे धातु इतनी जल्दी क्रिया नहीं करते, अब एकदम से हम क्या कह सकते हैं कि लोहा एकदम से इतनी क्रिया नहीं कर सकता, या फिर सोना चांदी इतनी जल्दी क्रिया नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि आयरन जो है, सोडियम जो है वो कर लेता है। आयरन जो है वो जल से धीमी क्रिया करता है और धीरे धीरे हो सकता है कि वो चीज़ रस्टिंग में परिवर्तित हो जाए।
तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सोडियम बहुत जल्दी वाटर से रिएक्शन करेगा, दूसरे मेटल्स इस तरह से रिएक्शन, इतनी फास्ट रिएक्शन नहीं करते हैं। और ये बात आपको याद रखनी कि नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। इसीलिए हम नॉन मेटल को आसानी से स्टोर कर सकते हैं पानी के अंदर। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एक और नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे रिएक्शन विद एसिड। उससे अलावा एक और चीजें हम देख लेंगे कि फॉस्फोरस जो होता है वो बहुत ही एक्टिव नॉन मेटल होता है। इसे वायु में अगर खुला रखेंगे तो वो आग पकड़ लेगा, इसलिए फॉस्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। जिस प्रकार सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, फॉस्फोरस को वाटर में रखा जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो एसिड के साथ हम रिएक्शन कैसे देखेंगे? लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड। यहाँ पर आपको ये पूरी प्रोसेस जो है अपने टीचर के साथ ऑब्जर्वेशन पूरा करना है, एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। और उस एक्टिविटी को करने के बाद आप क्या पाएंगे? तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों एसिड के साथ अलग अलग किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। और आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि कुछ जो मेटल्स हैं उनके पास अगर हम मैच स्टिक ले जाते हैं, माचिस की तीली ले जाएंगे तो एक आवाज़ आती है, हम क्या कह सकते हैं सर? पॉप साउंड कह सकते हैं। तो एक पीओपी पॉप साउंड जो है अलग से आवाज़ आती है, वो भी निकलती है। तो उसका रीज़न क्या है? तो वो अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। So you must have found that non-metal generally do not react with acid. तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस प्रकार जल से नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करते, नॉन मेटल एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। और जो मेटल्स हैं वो एसिड से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और उसी के कारण जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो एक साउंड सुनाई देता है, पॉप। यहाँ पर आप जब ये जो प्रक्रियाएं करेंगे तब आप ये भी देखेंगे कि कॉपर जो है वो क्या कह सकते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गर्म करने पर भी रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो ये उससे रिएक्शन कर लेता है। अब यहाँ पर हमने बात करी रिएक्शन विद एसिड। अगला डिफरेंस हम देखेंगे रिएक्शन विद बेसिस के आधार पर, यानी बेस से क्या क्या रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाने के बाद इसे प्रॉपर हैंडल भी करना है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या करना है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैसे बना सकते हैं? इसकी 3-4 टुकड़े या जो होते हैं उसको पानी में मिलाकर आपको 3 से 4 इसकी जो टिकियाएं होती हैं उनको 5 ml जल में मिलाकर घोल लेंगे। इस प्रकार आप बना सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल बनाया है उसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी डाल देनी है। क्या डाल देना है? एक एल्यूमिनियम का पीस डाल देना है। और उसके बाद एक बर्निंग मैच स्टिक उसके पास में से ले जानी है। ये प्रोसेस आपको करना है। आपको क्या होगा, आपको वापस एक मतलब पॉप आवाज सुनाई देगी, एकदम से एक आवाज दिखाई सुनाई देगी। वो क्या बताती है? वो हाइड्रोजन गैस का निकलना बताती है। इसका मतलब मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन उनकी बहुत ज़्यादा जटिल होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप क्लास 7th में भी पढ़ चुके होंगे। तो आपने पिछली क्लासेस में एग्जाम्पल पढ़ा होगा कॉपर सल्फेट और आयरन का। ओके, किस प्रकार से विस्थापन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो उसी का उपयोग करके हमें यहाँ पर अगली एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पर आपको 500 ml के बीकर लेने हैं और उन पे लेबलिंग कर देनी है ABCDE। ये आप देख सकते हो यहाँ पे लेबलिंग हो गई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर बीकर में 50 ml आपको जल ले लेना है और उनमें एक एक चम्मच का एक घोल डाल देना है। ठीक है, अब वो क्या करना है आपको, जो पांचों बीकर हैं उसमें पहले बीकर में कॉपर सल्फेट और जिंक
ग्रेन्यूल्स डालने हैं आपको, ये इस प्रकार से। दूसरे में जो लिक्विड लेना है वो कॉपर सल्फेट का लेना है, उसके अंदर कुछ आयरन नेल्स डाल देने हैं। तीसरे वाले में जिंक सल्फेट और कॉपर। चौथे में आयरन सल्फेट और कॉपर की कुछ ट्यूमिंग्स डाल देनी है। पांचवे में जिंक सल्फेट और कुछ आयरन नेल्स डाल देना है। तो ये 5 बीकर है, उन 5 बीकर में इस प्रकार का सॉल्यूशन, इस प्रकार के सॉल्यूशन के अंदर ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपको डालने हैं और उसके बाद इनका ऑब्जर्वेशन करना है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होगी, वो कैसे होगी, जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में देखा ही कि वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कम। जब क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन है एक का और उनमें उस समय विस्थापन की प्रक्रिया या डिस्प्लेसमेंट की प्रक्रिया हो जाती है। एक धातु दूसरे धातु को, एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। अब इसका उदाहरण अगर हम देखते हैं तो क्या है, हमने जो पहले बीकर में क्या लिया था, जिंक लिया था और कॉपर लिया था। तो जिंक जो है वो क्या करेगा, इट रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का अगर आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो कैसे कलर का होगा, वो नीले कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब उसके अंदर हमने जिंक डाला तो जिंक डालने से क्या होगा, जिंक के टुकड़े जब डाले हमने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर जो है वो हट जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और जो कॉपर का जो रेड पार्ट है वो डिपॉजिट हो जाएगा बॉटम में बीकर के। तो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक हमने शुरुआत में ये डाला था, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर के कुछ प्रोडक्ट रेड कलर के नीचे मिलेंगे। इसी प्रकार से आप सेकंड और थर्ड, फोर्थ, बी, सी, डी, ई इन सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। सभी में सेम प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी। बी में होने वाली अभिक्रिया भी आप लिख सकते हो। सी में जिंक का कॉपर और बीकर ई में आयरन के द्वारा विस्थापन हो सकता था। इस प्रकार हम देखें तो डी वाला जो है उसमें आयरन को डिस्प्लेसमेंट कॉपर के द्वारा हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी। अगर आप सी वाला बीकर देखेंगे उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सी वाले बीकर में क्या क्या है, जिंक सल्फेट और कॉपर के कुछ पार्टिकल्स उसके अंदर डाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। कॉपर और जिंक जो है वो उस आपस में डिस्प्लेस उसको नहीं कर पाता है। कब, जो सी वाला हमने देखा है उस कंडीशन में। क्यों ऐसा हो सकता है, तो जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर रहा था, लेकिन बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि हमने ए वाले में देखा कि जिंक जो कॉपर है वो प्रतिस्थापित हो गया, लेकिन जिंक वो चीज नहीं हो सकती है। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे कुछ रूल्स का प्रयोग होता है और यहाँ पर ये नियम होता है कि जिंक कॉपर और आयरन से ज्यादा क्रियाशील होता है। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक। जिंक जो है किस किस से ज्यादा क्रियाशील होगा, जिंक कॉपर और आयरन दोनों से ज्यादा क्रियाशील होता है। और एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को रिप्लेस नहीं कर सकती है। इस वजह से यहाँ पर आपको ये चीज देखना है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि डी और ई में भी कई बार विस्थापन की प्रक्रिया नहीं होंगी। उनका रीजन यही होगा कि आपको ये पता करना चाहिए कि अभिक्रियाशील धातु कौन सी ज्यादा है। जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन वो कम क्रियाशील धातु से डिस्प्लेस नहीं हो सकती है। अब हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि मशीन बनाने में, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ी, उपग्रह, औद्योगिक, खाने की बर्तन, बॉयलर, इन सभी को बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं धातुओं का उपयोग होता ही है। अब अधातुओं के उपयोग भी बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं। नॉन मेटल्स एसेंशियल फॉर द लाइफ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक नॉन मेटल है जो कि हम इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के समय। अधातु का उपयोग उर्वरकों की तरह किया जाता है जिससे प्लांट्स की ग्रोथ होती है। एज अ फर्टिलाइजर उनका उपयोग किया जाता है। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में नॉन मेटल्स का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक के रूप में इसका घावों पर भी लगाया जा सकता है। पटाखों में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि धातु और अधातु दोनों ही बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं हमारे लिए।
तो आज के चैप्टर जो था उसमें हमने बात करी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज को टेबल के माध्यम से भी आप इजीली पॉइंट बना के लिख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।